हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग, जिसको आप कॉर्पोरेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ये आपके रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच में। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रहता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग, जिसको हम कॉर्पोरेट बैंकिंग भी कहते हैं, आखिर क्या होता है। जैसे आपने और मैंने एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करा रखा है और जिस प्रकार की हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं बैंक से, वो सारी की सारी रिटेल सर्विसेज है, रिटेल बैंकिंग है। तो जितने भी आप बैंकों को जानते हो, जिनके अंदर भी आपका या आपकी फैमिली का अकाउंट हो सकता है या है, वो सारे के सारे आपको रिटेल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? रिटेल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आखिर क्या होता है रिटेल बैंकिंग? तो जब कोई बैंक एक मास को, यानी कि एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज से वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इंडिविजुअल्स को फोकस करता है या स्मॉल बिजनेसेस को फोकस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिटेल बैंकिंग कहते हैं। जबकि होलसेल बैंकिंग के अंदर कस्टमर मास को फोकस नहीं करता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को फोकस नहीं करता है, वो वहां पर बहुत ही सिलेक्टेड कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो कस्टमर्स उसके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हाउसेज होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं और बिजनेसेज होते हैं। इंडिविजुअल्स को वहां पर वो फोकस नहीं करता है। वो क्या कहलाएगा? कॉर्पोरेट बैंकिंग कहलाएगा। कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? बड़े टाइप के लोन, जैसे कोई प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करना, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि भाई कोई कंपनी है, जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील कोई नया प्लांट लगा रही है, उस पूरे प्लांट को फाइनेंस कर रहे हैं, कोई मशीनरी आ रही है उसको फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये कॉर्पोरेट बैंकिंग का काम हुआ। तो बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, या ट्रेड फाइनेंस करना, ट्रेड गारंटी प्रोवाइड करना। अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूं तो मुझे क्रेडिट गारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिजनेस जो बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बैंक गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सब क्या है? कॉर्पोरेट बैंकिंग का ही एग्जाम्पल है। तो जितने भी आप बैंक जानते हो, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये सभी बैंक क्या करते हैं? ये रिटेल बैंकिंग तो इनका मेजर पार्ट है ही बिजनेस का, यही बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा कि एक बैंक है तो वो केवल रिटेल बैंकिंग ही करेगा, वो होलसेल बैंकिंग नहीं करेगा। दोनों प्रकार का बिजनेस करता है। तो कई बार मार्केट के अंदर भी आपने देखा होगा, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वही जो प्रोड्यूसर है या सेलर है, रिटेल में भी सेल कर रहा है और होलसेल मार्केट के अंदर भी सेल कर रहा है, होलसेल प्राइस पर भी सेल कर रहा है। तो ठीक ऐसा ही बैंकिंग के अंदर होता है। तो एक बैंक किस प्रकार से डिफरेंशिएट करता है रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग के अंदर? तो जब वो मास को टारगेट करके, मास को यानी कि भीड़ को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो क्या कहलाती है? रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के अंदर किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? जैसे सेविंग की, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस की, उसके बाद लोन्स की, डिफरेंट टाइप के लोन्स की, उसके बाद क्रेडिट कार्ड की, एटीएम की। ये सभी सर्विसेज क्या है? रिटेल बैंकिंग सर्विसेज हैं, रिटेल बैंकिंग सर्विसेज है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर मास को टारगेट किया जाता है, जबकि होलसेल बैंकिंग के अंदर क्या होता है, या मैं कहूंगी कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर कॉर्पोरेट्स को, बड़े बिजनेसेस को टारगेट किया जाता है, उनको ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैं बैंकों का एग्जांपल भी ले लेता हूं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, जितने भी आप बैंकों को जानते हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? रिटेल बैंकिंग कर रहे हैं, उससे आप वाकिफ हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग आप नहीं समझ पा रहे, तो आपने नाम सुना है एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक।
क्या उसमें आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है? क्या वो हर किसी कस्टमर को फोकस करता है? नहीं, वो चुनिंदा कस्टमर्स को फोकस करता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक्जिम बैंक क्या हो गया? कॉर्पोरेट बैंकिंग का एक टाइप हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। ऐसे ही जिन बैंकों को आप जानते हैं, जैसे मैं कहूं कि एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक दोनों काम करता है, होलसेल बैंकिंग भी करता है यानी कि कॉर्पोरेट बैंकिंग भी करता है और रिटेल बैंकिंग भी करता है। तो रिटेल में तो जो सेविंग है, लोन है, ये सब फैसिलिटी हम लेते हैं। ऐसे ही कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर कैसे करेगा? कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट में आपके जो मनी है उसको इन्वेस्ट कराने में हेल्प करेगा, उस फंड्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा, आपका ट्रेड को फाइनेंस करेगा, आपको बैंक गारंटी प्रोवाइड कराएगा, आपको बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा। तो सारा क्या हो गया? कॉर्पोरेट बैंकिंग का एग्जांपल हो गया। यहां तक आप दोनों के बीच में डिफरेंस मीनिंग के तौर पर जरूर समझ चुके होंगे। अब हम अदर फैक्टर्स के बिहाफ पर हम क्या देख लेते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। इसको मैंने बहुत ही इजी बना दिया है टेबल की फॉर्म में, और यहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टारगेट सेगमेंट कौन होता है रिटेल बैंकिंग के अंदर। तो मैंने अभी बताया था रिटेल बैंकिंग के अंदर जो टारगेट सेगमेंट होता है वो मास होता है। मास मींस भीड़, क्राउड, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर जो टारगेट होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होता है। इंडिविजुअल्स को हम टारगेट करते हैं, इंडिविजुअल्स को। आप भी इंडिविजुअल हो, मैं भी इंडिविजुअल हूं, तो हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। उसी के साथ जो रिटेल बैंकिंग है इसके अंदर मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो छोटे बिजनेसेस हैं जैसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको भी टारगेट करते हैं, वो भी रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट है, रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट। यानी कि अगर हम फर्दर रिटेल बैंकिंग को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो एक प्योर रिटेल बैंकिंग होगा जिसमें केवल और केवल इंडिविजुअल को फोकस किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद स्मॉल बिजनेस यूनिट्स यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को हम लोन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट होगा। वो भी क्या होगा? रिटेल बैंकिंग का ही पार्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, और साथ में एक और चीज ऐड कर सकते हैं। पहला तो हो गया इंडिविजुअल, उसके बाद क्या होगा? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, और उसके बाद तीसरा हो गया हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिसका बैंकों के साथ करोड़ों का लेन देन है, लाखों का लेन देन है। तो जो बैंक के अंदर मोटा पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं वो किस प्रकार का अकाउंट ओपन कराएंगे बैंक के अंदर? हाई नेट वर्थ। ठीक है, हाई नेट वर्थ अकाउंट ओपन कराएंगे, और वो पर्सन क्या कहलाएंगे? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कहलाएंगे। तो जो टारगेट सेगमेंट होता है रिटेल बैंकिंग का वो इंडिविजुअल्स प्लस स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और हाई नेट वर्थ, HNW कहते हैं, हाई नेट वर्थ, वो उनको फोकस करता है। जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग या जिसको हम होलसेल बैंकिंग कहते हैं ये कॉर्पोरेट्स को, बड़े बिजनेस हाउसेस को टारगेट करता है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, और इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको लोन्स वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको क्रेडिट गारंटी, ट्रेड गारंटी, ट्रेड लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट टाइप, तो मार्केट अभी मैंने आपको बताया था कि भाई इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है तो बड़े लेवल पर टारगेट करेगा। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करता है। तो मास मार्केट को, किस मार्केट को टारगेट करता है? मास यानी कि क्राउड, यानी कि भीड़। ठीक है, तो मास मार्केट को टारगेट करता है कौन? रिटेल बैंकिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग किसको टारगेट करता है? निश मार्केट को टारगेट करता है। अब निश मार्केट क्या होती है? जब आप किसी पूरी लार्ज मार्केट में से किसी एक स्मॉल पार्ट को चूज कर लेते हो और उसी पार्ट को क्या करते हो? अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? निश मार्केट कहते हैं। व्हेन ए बैंक, जैसे मैं यहां पर लिख दूं थोड़ा सा अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये एक पूरी बड़ी मार्केट है। इस पूरी बड़ी मार्केट में से केवल ये वाला सेगमेंट क्या कर लिया? चूज कर लिया किसी बैंक ने, तो ये क्या कहलाएगा? निश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? निश कहलाएगा। व्हेन ए बैंक select a segment of the whole market and provide all banking services, product and services to the selected segment, then this is called the niche market। जब
जब एक बैंक क्या करता है, एक पूरी बड़ी मार्केट में से केवल एक स्पेसिफिक सेगमेंट को चूज कर लेता है और उसी को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश मार्केट कहते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि भाई यहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी को अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है एक बैंक, लेकिन जब एक बैंक केवल एक सेगमेंट को ही, सेगमेंट में क्या सिलेक्ट कर लिया कि बड़े कॉर्पोरेट्स और बिजनेस हाउसेज केवल उन्हीं को अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, तो जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो मेजरली फोकस्ड होते हैं सबसे ज्यादा रिटेल बैंकिंग, और साथ में वो कॉर्पोरेट बैंकिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मेजर फोकस किसके ऊपर होते हैं, रिटेल बैंकिंग के ऊपर फोकस होते हैं। जबकि जो फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया के अंदर जो काम करते हैं वो किसके ऊपर फोकस्ड होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग के ऊपर। तो मोस्टली आप देखोगे कि जो फॉरेन बैंक्स हैं जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, सिटी बैंक है, डीबीएस बैंक ने तो रिटेल बैंकिंग अभी स्टार्ट की है इंडिया के अंदर, तो वो किसके ऊपर फोकस्ड है, कॉर्पोरेट बैंकिंग के ऊपर फोकस है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि निश मार्केट का मतलब क्या होता है, पूरी बड़ी मार्केट में से एक छोटे पार्ट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल कैसा होता है। रिटेल बैंकिंग के अंदर एक बैंक डायरेक्ट कस्टमर को यानी कि कंज्यूमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा होता है। तो यहां पर जो बिजनेस मॉडल बन गया है वो B2C बन गया। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है, बिजनेस मॉडल बिजनेस टू कस्टमर होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर होता है। जबकि होलसेल मार्केट के अंदर जो एक बैंक अपनी बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है वो किसको कर रहा है, एक पहले से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को, एक कॉर्पोरेट हाउस को अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। तो यहां पर होलसेल मार्केट के अंदर जो बिजनेस मॉडल बन गया है वो B2B बन गया है। कैसा बन गया है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर लोन तो प्रोवाइड किए जाते होंगे और होलसेल बैंकिंग के अंदर भी लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिफरेंस कहां पर आता है, डिफरेंस आता है साइज में। रिटेल बैंकिंग के अंदर छोटे छोटे अमाउंट के लोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। भाई किसी ने 1 लाख का ले लिया, किसी ने 10,000 का ले लिया, किसी को लोन प्रोवाइड किया है 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, बस यही होते हैं 2, 4, 5, 10 करोड़। लेकिन होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, इस प्रकार से बड़े स्केल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि लोन का टिकट साइज क्या होता है, तो यहां पर बहुत स्मॉल होता है। रिटेल बैंकिंग के अंदर जो टिकट साइज होता है, लोन का जो अमाउंट होता है, लोन सैंक्शन जो होता है, तो एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल की जिस प्रकार की बेसिक नीड्स होती हैं उन बेसिक नीड्स को, भाई आप लोन किस चीज के लिए लेते हो, कार लेने के लिए, घर लेने के लिए, पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, बस यहीं पर तो खत्म हो जाता है। या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे उस लोन के लिए। लेकिन यहां पर पूरी की पूरी कंपनी को फाइनेंस किया जा रहा है, पूरे के पूरे बिजनेस को फाइनेंस किया जा रहा है। तो लार्ज लोन अमाउंट पर क्लाइंट, लार्ज लोन अमाउंट पर क्लाइंट। अब यहां पर अब एक बात सोचकर देखिए कि यहां पर जब छोटे छोटे लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, मान लो मैंने ही एक बैंक से लोन लिया और मान लो 1 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है, 1 करोड़ का लोन लिया और कल को मैं उसको रीपे नहीं कर पाया तो डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं एक बैंक को कितने का डेंट दे पाऊंगा, भाई 1 करोड़ का नुकसान किया मैंने बैंक को, ठीक है। लेकिन जबकि होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर देखोगे तो किसी को अगर मान लो 1000 करोड़, 5000 करोड़ का लोन दिया है किसी बैंक ने, तो क्या होगा, अगर उस पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया तो सीधा डेंट कितने का लगेगा, 5000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, इस प्रकार से। तो यहां पर रिस्क किसके अंदर ज्यादा है, रिस्क कॉर्पोरेट यानी कि होलसेल बैंकिंग के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू रिटेल बैंकिंग। क्योंकि रिटेल बैंकिंग के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें से अगर कोई डिफॉल्ट भी करता है तो उसके लोन का अमाउंट बहुत छोटा होगा। जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर, होलसेल बैंकिंग के अंदर क्या होता है, अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट करता है तो लॉस ज्यादा का हो सकता है बैंक को। तो इसी आधार पर अगर हम रिस्क प्रोफाइल देखें तो रिस्क क्या होता है, स्प्रेड आउट होता है। क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो सभी के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होता है रिस्क, और कोई एक सिंगल पर्सन डिफॉल्ट करता है तो केवल उतने ही अमाउंट का एक बैंक को लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है। जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर रिस्क जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि एक पर्सन ने डिफॉल्ट किया ना तो वो करोड़ों का डेंट दे जाएगा बैंक को, ठीक है, करोड़ों का डेंट दे जाएगा। तो रिस्क किसके अंदर ज्यादा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स
कहां पर ज्यादा अच्छे हैं बैंक को, कहां पर ज्यादा अच्छे हैं बैंक को? रिटेल बैंकिंग के अंदर। कि रिटेल बैंकिंग के अंदर कैसे हैं? मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए गया और बैंक ने कहा कि 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो मैंने चुपचाप से सिर झुकाकर बैंक से लोन ले लिया, क्योंकि उस टाइम पर मुझे नीड थी। ठीक है, तो अगर बैंक ने कहा कि 10% इंटरेस्ट रेट लगेगी, अगर मैं नेगोशिएट भी कर लूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर लूंगा, तो बैंक मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा 9.5 कर देगा। बस इतना ही होता है, ठीक है, 9.5 कर देगा ज्यादा से ज्यादा। वो भी मुझे जब बैंकिंग की नॉलेज होगी और मैं बार्गेनिंग कर पाया तब। ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वो बैंक के साथ नेगोशिएट करते हैं कि भाई हम अपने फंड्स आपके पास तभी डिपॉजिट करेंगे जब आप हमें अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे डिपॉजिट्स के ऊपर, और हम आपसे लोन भी तभी लेंगे जब आप हमें सस्ती यानी कि चीफ इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड कराओगे। तो बैंक को वहां पर झुकना पड़ता है। आपको 10% पर देगा तो उसको 7% पर दे रहा होगा। ठीक है, इतना डिफरेंसेस मिलेंगे लोन के अंदर, तो यहां पर रिटर्न्स भी उस हिसाब से आएंगे। तो रिटेल बैंकिंग के अंदर बैंक्स की जो कमाई है वो एज कंपेयर टू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो हाई रिटर्न्स, बेटर स्प्रेड अक्रॉस द रिटेल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होते हैं? लोअर रिटर्न्स होते हैं, कॉर्पोरेट बार्गेन फॉर द लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो ये आप समझ चुके हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिकवरी, मॉनिटरिंग एंड रिकवरी। भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, इतने लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको मॉनिटर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। किन किन कस्टमर्स की केवाईसी करते रहेंगे? केवाईसी तो आखिरकार करते हैं, लेकिन उसको मॉनिटर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसको कैसे वेरीफाई करें, उसका डाटाबेस मैनेज करने में, तो यहां पर बैंकों के पसीने छूट जाते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। तो यहां पर मॉनिटर करना थोड़ा सा क्या है, बहुत ही मेहनत का काम है, लेबोरियस है, बहुत ही मेहनत का काम है, मेहनत ज्यादा लगती है एक बैंक की। ठीक है, मॉनिटर करने में और रिकवरी करने में भी। एक तो एक ही पर्सन से रिकवरी करनी है, एक लाखों करोड़ों लोगों से रिकवरी करनी है। ठीक है, तो यहां पर जो रिटेल बैंकिंग का बिजनेस है वो बड़ा ही लेबोरियस है। लेबोरियस यानी कि बहुत ही मेहनत का बिजनेस है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बैंक को। जबकि अगर यहां पर होलसेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर देखें तो यहां पर नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो होते हैं बैंक के वो लिमिटेड होते हैं, और यहां पर अगर हमें उनको मॉनिटर करना हो तो मॉनिटर करना आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लाइंट लिमिटेड हैं, और उनसे रिकवरी करना भी थोड़ा सा क्या है, आसान है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक फोकस स्पेसिफिक क्लाइंट्स के ऊपर ही करना है, मास के ऊपर फोकस से नहीं करना है। उसके बाद हम बात करें कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि अगर आपने बैंक के अंदर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट किया, उस डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहां पर अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग की, तो रिटेल बैंकिंग के अंदर बहुत ही सस्ते दाम पर बैंक्स के लिए फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट पर देखोगे तो 3% के आसपास इंटरेस्ट पे करता है बैंक। ठीक है, 3 से 4% के बीच में। और अगर हम बात करेंगे करंट अकाउंट के ऊपर, तो बैंक इंटरेस्ट पे ही नहीं करता है। और अगर हम बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो वो भी 5 से 6% के बीच में, 7% के बीच में सिमट कर रह जाती है पर एनम। तो यहां पर बहुत ही डिपॉजिट्स के ऊपर एक बैंक को बहुत ही कम कॉस्ट आती है, यानी कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करना होता है, और उस पैसे को हायर इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर कमाई बैंक की अगेन ज्यादा होती है। तो लोअर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, लोअर है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर, अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट्स है, और प्रॉफिटेबल सिचुएशन के अंदर वो प्रॉफिट कमा रही है, तो वो जिस भी बैंक के साथ बैंकिंग करेगी, कि हर एक बैंक चाहेगा ना कि ये करोड़ों की डिपॉजिट्स मेरे बैंक के अंदर आ जाए, तो हर एक बैंक कंपटीशन में आकर एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा कि सर हम आपको इतना इंटरेस्ट पे कर देंगे, हम आपको इतना इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो वहां पर जो कॉस्ट है बैंकों की ज्यादा आती है, यानी कि इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है बैंकों को। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, हायर एज कॉर्पोरेट डिमांड्स कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ फॉर लार्ज डिपॉजिट्स। जब वो लार्ज डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ एनपीए। इंपैक्ट ऑफ एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए स्टैंड फॉर कि अगर कोई कस्टमर 90 डेज तक बैंक को कोई भी
प्रिंसिपल अमाउंट और उससे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट रीपे नहीं करता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एनपीए कह देते हैं। when the borrower default up to 90 days then the loan amount is declared as NPA। तो यहां पर इंपैक्ट ऑफ एनपीए, ठीक है, कितना रहता है, तो यहां पर लोन का अमाउंट बहुत ही छोटा होता है रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो यहां पर एनपीए कोई लोन हो भी गया तो उसका ओवरऑल बिजनेस के ऊपर बहुत ही कम इंपैक्ट आएगा। जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर कोई लोन अगर एनपीए हो गया, किसी क्लाइंट ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो पूरे बिजनेस के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा, क्योंकि उसके लोन का साइज जो है वो भी क्या है, बड़ा है। तो यहां पर हमारा जो मेजर डिफरेंस है रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी, आपके बैच के अंदर अटैच हो चुकी होगी। और अगर आप किसी भी बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी एग्जाम प्रेप ऐप के थ्रू बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और आपके लिए अब जो कोचिंग है वो और भी ज्यादा इजी और अफोर्डेबल बना दी है। आप बच्चों के फीडबैक के बिहाफ पर ही मैंने जो कोचिंग है यानी कि जो बैच है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर ही हेल्प की नीड है तो आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा कोर्स बाय करने की नीड नहीं है। ये कुछ बच्चों का मुझे फीडबैक मिला था जिसके थ्रू मैंने ये डिसीजन लिया है। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और वो किसी एक आधे एग्जाम के अंदर रह जाते हैं तो फिर से एग्जाम देते हैं, तो उनको कंप्लीट कोर्स की नीड नहीं होती है, उनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर ही गाइड की नीड होती है। तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उन्हीं बच्चों की अधिकतर ये क्या थी, डिमांड थी। तो देखिए, जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन किसी भी एक सिंगल एग्जाम के अंदर रह गए ना तो कॉस्ट आपकी वहीं पर आ जाती है। तो आपको कोई ना कोई एक गाइड के लिए कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, भले ही आप ऑफिशियल बुक्स को बाय ना करें, क्योंकि कंटेंट तो आपको कोर्स के अंदर मिल ही जाता है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी। और मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि आप मेरा ही कोर्स बाय करें, अगर और किसी का अच्छा लगता है तो वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको हमारा ही कोर्स बाय करना है, और बाकी आपकी समझ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये था रिटेल बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग के बीच में डिफरेंस, एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट। हैव ए नाइस डे।